वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानी, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और साथ में हम आज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। आज ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा, तो आप बने रहें शुरू से लेकर लास्ट तक। मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप एस्टेट सीटेट या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। अभी फिलहाल हम बायोलॉजी की क्लासेस ले रहे हैं। अब कुछ ही दिनों से हम आपको केमिस्ट्री की क्लासेस देना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आपको चंडीगढ़ टीजीटी में भी क्या होगी, आसानी होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है कि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होगी। इट अकर्स बिफोर अ जाइगोट अंडरगो डिवीजन। कहने का मतलब ये है कि जब आपने देखा कि मैं साइड में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, आपको बताता हूँ। देखिए, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपके पास यहाँ पर दो सेल्स मिल गई। कितनी सेल्स मिल गई? दो। बाकी सब डिजेनरेट हो गई। ये कौन सी सेल है? तो आप कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और इसका जो ये न्यूक्लियाई है, इसको मैं क्या नाम दूंगा? PEN, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और वहीं मैं बताता चलूं आपको, जस्ट नीचे अगर मैं बात करूं, ये क्या है? तो हम कहेंगे इसको जाइगोट। ये है जाइगोट। ये फर्दर क्या बनेगा जाके? तो हम कहेंगे फर्दर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन लेगा। ये डिप्लॉयड है और ये नेचर कैसा है इसका? ट्रिप्लॉयड नेचर आपको देखने को मिलता है। यहाँ आपको ये बता रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ यहाँ पर कि हमारा जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये फर्दर डेवलप करेगा। सबसे पहले यही डेवलप करेगा, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कन्वर्ट होगी यहाँ पर, और जाइगोट फिर उसके बाद क्या करेगा? अपने आप को डेवलप करेगा और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। तो चलिए, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है। तीन तरीके के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला मिलेगा आपको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जो कि मोस्ट कॉमन है। कोकोनट वाटर आपने देखा ही होगा, कोकोनट वाटर पिया भी होगा आप लोगों ने शायद। उसके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो कैसा है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि उसमें क्या नहीं हुई है? साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। तो देखिए, ये आप क्या है? PEN है। क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इसमें पहले क्या होगा? बहुत सारे क्या होंगे यहाँ पर? न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिले, मैनी न्यूक्लियर। फिर वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है, फिर सेल वॉल की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट। तो ये एग्जांपल याद करिएगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में किसका आ जाएगा? कोकोनट वाटर का। वहीं अगर मैं सेलुलर की बात करूं, तो सेलुलर में कोकोनट की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो वाइड एडिबल पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए ये कोकोनट है, ये कोकोनट है, और इस कोकोनट में ये जो पार्ट है ये क्या है? व्हाइट कलर का है। ये कैसा पार्ट है? तो मैं कहूंगा ये व्हाइट कलर का है। तो हम इसको क्या नाम देंगे? कर्नेल। इसको हम क्या नाम देंगे? कर्नेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ था, उसके बाद यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो गई। तो साइटोकाइनेसिस हो गई तो इसका मतलब सेल फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो एक तो आपका कौन सा टाइप हो गया? फ्री न्यूक्लियर। और दूसरा कैसा हो गया? सेलुलर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ दिखा रखा है एम्ब्रियोजेनी, कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एम्ब्रियोजेनी? एम्ब्रियोजेनी क्या होता है? मैं कहूँ एम्ब्रियो की फॉर्मेशन को ही एम्ब्रियोजेनी कहा जाता है। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन को ही क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोजेनी। अब ये कैसे होगा? तो इसमें ना दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल वो पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का जहां से लेवल ऑफ कोटिलेडन से क्या होता है? स्टार्ट होता है। और हाइपोकोटाइल ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट है, मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस में बिलो में आपको देखने को मिलेगा, मतलब लेवल ऑफ कोटिलेडन से नीचे की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकोटाइल। और ऊपर क्या देखने को मिलेगा आपको? एपिकोटाइल। इस डायग्राम में देख सकते हैं ये डाइकोट एम्ब्रियो है। ये डाइकोट एम्ब्रियो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ये जो आपको ऊपर जो ये नजर आ रही है, ये क्या है? कोटिलेडन है। और ये जो आपको ये डार्क फॉर्म में आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ कोटिलेडन। इससे जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है ये
है ना, इसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल, और टिप वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्लूम्यूल। और वहीं नीचे अगर देखें, ये क्या है बीच में, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। कहां से कहां तक, लेवल ऑफ कॉटिलिडन से लेकर नीचे रूट कैप तक, है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहेंगे, इसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहेंगे। यहां मैं लिख लेता हूं एम्ब्रियोनल एक्सिस, चल नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, मतलब कहां से कहां तक, ये लेवल ऑफ कॉटिलिडन से लेकर नीचे तक का, इसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। ये ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, एपिकोटाइल कहेंगे। और जस्ट नीचे आपको हाइपोकोटाइल के नीचे क्या देखने को मिलेगी, रूट कैप, और ये जो आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं सस्पेंसर सेल्स। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर, देखते हैं एनसीईआरटी में जो गिवन है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम आपको जो दिया हुआ है, उसमें देखिए सबसे पहले नीचे क्या दे रखा है, जाइगोट दे रखा है ना, तो ऊपर वाला क्या है, तो इससे ऊपर जो क्या है, तो मैं कहूँगा इससे जो ऊपर है वो है एंडोस्पर्म, ठीक है, वहां पहले क्या हो चुकी है, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हो चुकी है, तो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हो चुकी है इसका मतलब। तो ये जाइगोट है, एक सेल से दो सेल बने, दो के बाद बहुत सारी सेल्स बने, तो इसका मतलब पहले क्या बनेंगे, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो ग्लोबुलर क्यों बोला, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे से आपको राउंड फॉर्म में देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। फिर आपको ये हार्ट शेप की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये हार्ट शेप एम्ब्रियो कहलाता है। फिर उसके बाद ये कंप्लीट, मैं कहूँ कि मैच्योर आपको क्या है, एम्ब्रियो देखने को मिलेगा, जिसमें दो कॉटिलिडन, प्लूमल पार्ट और रेडिकल पार्ट क्या है, इजीली आप देख पाएंगे। ये आपको जो हैंगिंग पार्ट आपको जो नजर आ रहा है, इसको सस्पेंसर सेल के नाम दिया जाता है, मतलब इसको हम सस्पेंसर सेल के नाम से जानते हैं। ये जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, ये डाइकॉट की मैंने आपको यहाँ पर बताई है। दूसरी बात आपको ये बताता हुआ चलूं कि मोनोकोट एम्ब्रियो की भी मैं बात करूं तो स्टार्टिंग की जो कंडीशंस हैं, स्टार्टिंग की जो कंडीशंस है वो बिल्कुल सिमिलर होती है, मोनोकोट में भी और डाइकॉट के अंदर भी। तो यहाँ मैंने लिखा भी है कि इनिशियल जो स्टेज है डेवलपमेंट का ना, इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉमन इन ए मोनोकोट एंड डाइकॉट, मतलब दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, कॉमन है मोनोकोट और डाइकॉट के अंदर। कैसे, तो मैं कहूंगा टू सेल स्टेज, देखो जाइगोट जब डिवाइड करेगा तो 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, तो 8 जो सेल बनेंगे तो उसको हम बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो। अब प्रो एम्ब्रियो क्या है, चाहे मोनोकोट हो चाहे डाइकॉट हो, दोनों के अंदर क्या होता है, सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, मतलब सेम स्ट्रक्चर क्या है आपको देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है, आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो की। तो मोनोकोट एम्ब्रियो में जो कोलियोप्टाइल है, यहाँ पर अनडिफरेंशिएट शीथ क्या है आपको देखने को मिलेगी, स्ट्रक्चर सराउंडेड फोलिएज, जिसको हम लीफ कहते हैं, या फिर हम कहते हैं प्लूम्यूल। तो ये कहाँ देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ग्रास का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये जो ऊपर का जो पार्ट आपको जो नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं कोलियोप्टाइल, और ये बीच में जो आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं सूथ एपेक्स, और जस्ट ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्कूटेलम, और स्कूटेलम को कॉटिलिडन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, इसको हम किस नाम से जानते हैं, कॉटिलिडन, इसको हम कॉटिलिडन के नाम से जानते हैं। और ये है रेमनेंट ऑफ कॉटिलिडन, जिसको हम बोलते हैं एपीब्लास्ट, तो ये भी याद हो जाना चाहिए। नीचे वाला जो हिस्सा आपको जो नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल, और रेडिकल के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है रूट कैप, और सबसे लास्ट में क्या बोलेंगे, कोलियोराइजा। कोलियोराइजा क्या है, फॉलियर लीफ है अराउंड द रेडिकल, उसको कोलियोराइजा कहा जाएगा। और प्लूम्यूल के चारों तरफ आपको जो शीथ नजर आ रही है ये ऊपर वाली, तो हम इसको क्या नाम देंगे, ये जो लीफ आपको नजर आ रही है ऐसे इनके ऊपर फोलियर स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं कोलियोटाइल। ठीक है भाई, ये क्लियर होना चाहिए आप सभी को। दूसरा क्या है, फ्रूट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैं कहूँ कि फ्रूट क्या है, तो फ्रूट है जी राइपेंड ओवरी। फ्रूट क्या है, राइपेंड ओवरी है। तो जो फ्रूट वॉल है उसको क्या कहा जाएगा, पेरिकार्प कहा जाएगा। और मैं ड्राई फ्रूट की अगर बात करूं, देखो पेरिकार्प भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया पेरिकार्प को भी। सबसे बाहर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एपिकार्प, सबसे बाहर वाले कार्प को हम कहेंगे एपिकार्प। फिर उसके बाद क्या है, मीजोकार्प, और फिर सबसे अंदर वाले कार्प को क्या कहेंगे, हम एंडोकार्प के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट की बात करूं मैं, तो पेरिकार्प उसके अंदर क्या नहीं होते हैं, लेयर्स की फॉर्म में डिविजिबल नहीं होती है। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, याद कर लीजिएगा। फ्लैशी फ्रूट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो पेरिकार्प, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ये बता दिया है ना, तो जो फ्लैशी फ्रूट होते हैं उसकी जो पेरिकार्प है उसको हम 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। तो मैं कहूंगा सबसे बाहर वाली को एपिकार्प, फिर बीच वाले को मीजोकार्प, और अंदर वाले को क्या कहेंगे, हम एंडोकार्प के नाम से कहेंगे। और डिफरेंट काइंड के जो फ्रूट्स हैं, है ना, किसी का हम एपिकार्प खाते हैं, किसी का मीजोकार्प खाते हैं, किसी का एंडोकार्प खाते हैं, तो ये भी आपके एग्जाम्पल पूछ ले जाएंगे एग्जाम के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है हमारा सीड।
सीड क्या है, तो सीड को हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, और सीड के बहुत सारे पार्ट्स क्या है आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे सीड के चारों तरफ, जैसे मान लीजिए ये मैंने बनाया है सीड, ठीक है, तो सीड के चारों तरफ जो कोटिंग है उसको हम बोलते हैं सीड कोट। तो इसमें हम बाहर वाली कोटिंग को बोलेंगे आउटर टेस्टा, और अंदर वाली को क्या बोलेंगे हम, टैगमन। मतलब बाहर वाली जो लेयर है, अगर मैं कहूँ इसकी जो बाहर वाली जो लेयर आपको जो देखने को मिलेगी उसको बोलेंगे हम टेस्टा, और अंदर वाली को हम क्या बोलेंगे, टैगमन। एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो में आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे, है ना, एम्ब्रियोनल एक्सिस और साथ में कॉटिलिडन आपको देखने को मिलेगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस तो आपको पता ही है भाई, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एपिकोटाइल से लेकर हाइपोकोटाइल तक का जो पार्ट होता है उसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। और वहीं कॉटिलिडन की बात करें तो डाइकॉट है तो दो कॉटिलिडन होते हैं, मोनोकॉट है तो आपको सिंगल कॉटिलिडन क्या है देखने को मिलेगा। और वहीं एंडोस्पर्म की अगर मैं बात करूं, ये मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, भाई प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। पेरिस्पर्म की बात करें तो हम इसको बोलते हैं परसिस्टेंट न्यूसेलस। कई बार क्या होता है कि कंप्लीट एम्ब्रियो सेक डेवलप हो गया है, अब जो उसके चारों तरफ जो न्यूसेलस है ना वो भी साथ साथ में आ जाता है, और वो स्ट्रक्चर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मतलब सीड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये ज्यादातर आपको किस में देखने को मिलेंगे, ब्लैक पेपर, बीट, है ना, तो ये आपको याद कर लेना। तो ये यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई ये जो फ्रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया जाए या फिर सीड से रिलेटेड हमारा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम उसका सही से जवाब दे सकें, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे, अब नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट में आपको यहाँ नजर आएगा एडवांटेजेस ऑफ सीड्स। तो आप देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ सीड्स क्या है, फायदे क्या क्या है। देखिए जब भी सीड की डेवलपमेंट होती है तो डिहाइड्रेशन आपको देखने को मिलेगा, लगभग 10 से 15% जो कंटेंट है वाटर वो होना चाहिए, है ना। अगर 10 से 15% ज्यादा वाटर अगर इस सीड के अंदर है तो वो जर्मिनेट कर सकता है, ये आपको पहले बता देता हूँ। क्यों कर सकता है, क्योंकि एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब एंजाइम एक्टिवेट होंगे तो वहां फर्दर क्या है, प्लूम्यूल और रेडिकल की फॉर्मेशन आपको वहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि हार्मोन्स भी साथ साथ में क्या हो जाते हैं वहां पर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आउट ऑफ बहुत सारे वेरियस स्टेजेस हैं, जैसे कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, पॉलिनेशन है, गैमेटोजेनेसिस है, इसके अलावा सीड जर्मिनेशन। केवल जो सीड जर्मिनेशन है ना ये वाटर के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं बाकी कोई वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये याद कर लीजिएगा। सीड्स क्या है, प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है बेटा, प्रोडक्ट है क्या, सीड्स। और इसी की वजह से आपको क्या देखने को मिलते हैं, वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं, किसकी वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत जो सीड्स प्रोड्यूस हो रहा है। सीड्स में हार्ड सीड कोट आपको देखने को मिलती है जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है ताकि फर्दर डेवलपमेंट क्या है कर सके। सीड क्या है, आर बेटर एडेप्टेड फॉर द डिस्पर्सन। सीड को इजीली हम क्या कर सकते हैं, डिस्पर्स कर सकते हैं। सीड्स आर द बेसिस फॉर द एग्रीकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर के लिए भी है। सीड्स को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं ना, ड्यू टू द डिहाइड्रेशन। क्यों, वाटर की कंटेंट आपको देखने को कम मिलेगी, जब वाटर का कंटेंट कम है तो हम इसको स्टोर करके भी लंबे समय तक रख सकते हैं। एंड डॉर्मेंसी, और डॉर्मेंसी का मतलब ही यही है, डॉर्मेंट कंडीशंस का मतलब यही होता है कि इसमें हार्मोन और एंजाइम्स क्या होते हैं, इनएक्टिव में होते हैं। इनएक्टिव मतलब कि एक प्रकार से कहें कि उनको एक्टिव होने के लिए वाटर की आवश्यकता पड़े। तो जब हम इनको उगाते हैं तो आपने देखा होगा कि आप क्या करोगे, उसको पानी दोगे, पानी दोगे तो क्या है, जर्मिनेशन आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम देखें तो आपको यहाँ देखने को मिलेगी लॉन्ग वाइबिलिटी ऑफ सीड किसकी है ना, लॉन्ग वाइबिलिटी ऑफ सीड, ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन था तो मैंने यहाँ पर ले लिया इसको भी। ल्यूपाइन आर्क्टिकस, तो आर्कटिक टुंड्रा के अंदर इसको ढूंढा गया है वहां पर। तो बहुत ही कम टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, 10,000 साल पुराना है, मतलब खुदाई करी थी वहां पर, और जब खुदाई करी तो वहां से जो सीड मिला है ना, तो उस सीड को जब उगाया गया तो वो ग्रो कर गया। तो इसका मतलब नीचे क्या थी, कंडीशंस नहीं थी, फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी, बाहर क्या मिल गई उसको, फेवरेबल कंडीशंस मिल गई तो वो ग्रो कर गया। तो इसका मतलब इतना पुराना सीड है, तो इसका मतलब जब तक आप इसको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक ये ग्रो नहीं कर सकता है। तो ये लगभग लंबे समय तक क्या था, डॉर्मेंट कंडीशंस में था। अगला है फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, किंग हेरोल्ड प्लेस में, मतलब जिसको डेड सी कहा जाता है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो क्या था, ज्यादा था, सीड से क्या था, ज्यादा था। डेड पाम मतलब 2000 ईयर्स, मतलब 2000 साल बाद क्या है उसको उगाया हो गया। क्यों, क्योंकि उसको सारी कंटेंट क्या मिल गए, जो भी फेवरेबल कंडीशंस होते हैं उसको प्रोवाइड हो गए, जो प्रोवाइड होते ही फिर क्या है वो ग्रो कर गए। ऐसी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सीड्स भी हैं, जैसे कि ऑर्किड्स हैं, बनियन है, फिकस है ना साइंटिफिक नेम है उसका, स्ट्रीगा है,
ओरो बैंक के हैं, ये पैरासिटिक नेचर होते हैं बेटा, तो ये भी आपको क्या करना है, याद करना है, क्योंकि इनके सीड्स क्या होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए नोट करने की बात क्या है यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ चलूँ, कि हाइब्रिड सीड्स ना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और नई जो जनरेशन है ना, वो क्या करती है, इनके जीन्स को सेग्रीगेट कर देती है, और ये अपने ट्रेड को क्या कर देते हैं, लॉस्ट, मतलब जो इनके पास जो एबिलिटी होती है, वो एबिलिटी ये क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइब्रिड है, दोनों टाइप, मतलब डोमिनेंट भी है और रिसेसिव जीन भी इनके अंदर देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर एवरी टाइम फार्मर नीड टू परचेज न्यू सीड्स, मतलब फार्मर नीड टू परचेज न्यू सीड, मतलब हर बार जो फार्मर है वो बार बार सीड क्या करता है, परचेज करता है। और वहीं हाइब्रिड न्यू सीड कैन बी डेवलप बाय द एपोमिक्सिस, मतलब एपोमिक्सिस के तहत हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड सीड बार बार उगा सकते हैं, और इस वाली जो प्रॉब्लम से क्या किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि एपोमिक्सिस क्या होता है, व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी क्या है। तो आपने रिप्रोडक्शन देखा है, दो टाइप का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल को हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस क्यों कहा, क्योंकि दोनों पेरेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व है और वेरिएशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सेक्सुअल की बात करें, एसेक्सुअल की बात करें, तो एपोमिक्सिस क्या है आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है देखने को मिलता है, मतलब ए गैमोस्पर्मी, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड। तो इसका मतलब क्या हुआ, एपोमिक्सिस क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एपोमिक्सिस। तो हम कहेंगे इस प्रोसेस के तहत हम क्या करते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एपोमिक्सिस कहेंगे। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ए गैमोस्पर्मी को किसके बराबर बताया है, आप एपोमिक्सिस के बराबर यहाँ पर बताया। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम यहाँ पर देखें, तो आपने देखा है पॉली एम्ब्रियोनी के कंडीशन से यहाँ पर दिखा रखी है। ये आपको ओव्यूल दिखाया हुआ है, ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल है, और इसमें बीच में आपको क्या नजर आ रहा है, एम्ब्रियो सैक नजर आ रहा है, और इसके साइड में कौन सी सेल्स है, न्यूसेलस सेल्स। तो जो न्यूसेलस सेल है ना, ये डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब डिप्लॉयड है, तो एम्ब्रियो भी क्या होगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। अब मैंगो है, सिट्रस है ना, तो ये पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब बहुत सारे क्या है, एम्ब्रियो क्या है आपको इनके अंदर देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर न्यूसेलस क्या है, डिप्लॉयड है, मतलब स्पोरोफिटिक नेचर का है, तो एपोस्पोरी हो जाएगा। एपोस्पोरी का मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट है गैमेटोफाइट की, वो डायरेक्टली कहां से, स्पोरोफाइट से क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो हम कहें न्यूसेलस डायरेक्ट यहाँ पर क्या है, एम्ब्रियो सैक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के, और फिर वो एम्ब्रियो बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि न्यूसेलस तो डिप्लॉयड था, तो वो डायरेक्ट अगर एम्ब्रियो सैक की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो वो भी डिप्लॉयड बनेगा। तो एम्ब्रियो सैक फर्दर डेवलप होकर क्या बनेगा, तो उसके अंदर तो एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो भी कैसा रहेगा, यहाँ पर डिप्लॉयड रहेगा। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एस्ट्रेसी और कुछ ग्रासेज आपको यहाँ पर याद करनी। तो नीचे ये जो डेफिनेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एपोस्पोरी क्या होता है, तो आप कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ द गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोरोफाइट, मतलब स्पोरोफाइट से डायरेक्टली गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट को ही क्या कहा जाता है, एपोस्पोरी कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर मान लीजिए आपके पास स्पोरोफाइट है ना, क्या है, स्पोरोफाइट और वो डिप्लॉयड है, और वो डायरेक्टली क्या है, गैमेटोफाइट आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ मियोसिस वगैरह देखने को मिलेगी, मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा, और फिर उसके बाद गैमेटोफाइट बनेगा। अगर स्पोरोफाइट डायरेक्टली, मैं कहूं कि डायरेक्टली ना जाके इनडायरेक्टली वे में गैमेटोफाइट बना दे, तो मैं कहूँ स्पोरोफाइट एपोस्पोरी किया, इसने क्या किया, एपोस्पोरी। इसका मतलब स्पोरोफाइट डायरेक्टली क्या है, यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहा है, गैमेटोफिटिक नेचर की फॉर्मेशन कर रहा है, तो स्पोरोफाइट डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर गैमेटोफाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये डिप्लॉयड कंडीशंस क्या है आपको देखने को मिलेगी। एपोगैमी क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एपोगैमी। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि स्पोरोफाइट की जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट कहाँ से, गैमेटोफाइट से हो जाए, तो उसको एपोगैमी कहा जाएगा। यहाँ देखिए गैमेटोफाइट आपका हैप्लॉइड है, फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पोरोफाइट बन जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। अगर मान लीजिए गैमेटोफाइट आपका हैप्लॉइड है और एपोगैमी का मतलब है कि डायरेक्ट यहाँ से एज इट इज जो स्पोरोफाइट बनेगा वो भी कैसा बनेगा, फिर हैप्लॉइड बनेगा। मतलब यहाँ पे स्पोरोफाइट का क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी किसके थ्रू, गैमेटोफाइट के थ्रू डायरेक्टली, तो उसको एपोगैमी कहा जाएगा। और पॉलीएम्ब्रियो किसको कहा जाएगा, पॉलीएम्ब्रियोनी किसको कहा जाएगा, तो हम कहेंगे अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड, मतलब एक सीड के अंदर occurrence of a more than one embryo in a seed is called polyembryony। ठीक है, एक ही सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो क्या है आपको देखने को मिल जाए तो उसको पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। और एग्जांपल आपको याद रखना है ऑरेंज,
तो ये यहाँ तक का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल और भी दिए हुए थे एनसीईआरटी के अंदर, जैसे कि फॉल्स फ्रूट दिया हुआ था, है ना। तो फॉल्स फ्रूट जैसे आप लोगों ने याद किया हुआ है, फॉल्स फ्रूट की बात करें तो एप्पल, कैश्यू, सो एप्पल है, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी है जिसका हम थैलेमस पार्ट क्या करते हैं, खाते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बनाना आपको याद कर लेना है ना। बिना फर्टिलाइजेशन के ही अगर मान लीजिए फ्रूट डेवलप हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पिक कहेंगे ना। तो ये कंडीशंस भी क्या है आपको याद कर लेनी। तो अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अच्छा दिखाई दे रहा है सभी को। चलिए ठीक है, करते हैं क्वेश्चन जल्दी, क्योंकि 18 क्वेश्चंस हैं हमारे, फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। पहला क्वेश्चन अगर देखें, which one is the problem of hybrid seeds, which one of the problem of the hybrid seeds? तो progeny segregate and do not maintain hybrid characters, production of hybrid seed is costly, hybrid seeds have to be produced every year, या फिर all of these। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, all of these यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर, मतलब कौन सा इनमें से करेक्टर नहीं है, चेंज ड्यूरिंग द सीड डेवलपमेंट। तो आप कहेंगे इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज ए टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स, या फिर द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द एम्ब्रियो इंक्रीजेस, या फिर द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट, या फिर एज द सीड मैच्योर्स इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द एम्ब्रियो, यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आंसर हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर यहाँ पर देखें तो ये दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स फ्रूट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया एप्पल है, कैश्यू है, स्ट्रॉबेरी है, ये सारे के सारे क्या है भाई, हमारे फॉल्स फ्रूट है, ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एल्यूरोन लेयर दैट इज ए प्रोटीन रिच फाउंड इन ए सीरियल्स इज ए पार्ट ऑफ, है ना। एल्यूरोन लेयर आपको देखने को मिलती है और उसमें प्रोटीन रिच कंटेंट क्या है आपको देखने को मिलता है कुछ सीरियल्स के अंदर। तो किसका पार्ट है, एंडोस्पर्म का पार्ट है, या फिर आप कहें कि भाई ये एम्ब्रियो का पार्ट है, टैगमन का पार्ट है, टेस्टा का। तो याद रखिएगा एंडोस्पर्म का। मोनोकोट एम्ब्रियो देखना मेज का, है ना, मेज का डायग्राम बना के मतलब बना के क्या मतलब, वैसे पिक्चर देखना उसकी मेज की। तो कुछ इस प्रकार का मेज आपको क्या है देखने को मिलता है, और ये क्या है, इस तरीके की एल्यूरोन लेयर क्या है आपको जस्ट इसके अंदर क्या है देखने को मिलती है। और ये आपको तो पता ही है, इसको हम क्या कहेंगे, ये नीचे की तरफ क्या है, इसका एम्ब्रियो है। Which one of the following is an example of पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का एग्जांपल बताना है। तो पार्थिनोकार्पी सभी को पता होना चाहिए कि व्हाट इज पार्थिनोकार्पी, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट की डेवलपमेंट हो रही है तो उसको पार्थिनोकार्पी कह रहे हैं, और ये बनाना आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, what would be the number of chromosomes of the alluron cells of a plant with a 42 chromosome in its root tip cell। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास कोई प्लांट है, उसकी रूट टिप पे कितने हैं, 42 क्रोमोसोम्स हैं। तो आपसे पूछा है कि एल्यूरोन सेल्स की प्लॉइडी क्या होगी, एल्यूरोन सेल्स की क्या होगी, प्लॉइडी क्या होगी। तो आपको मैं बताता हुआ चलूं कि एल्यूरोन सेल्स क्या कहलाएंगे, ट्रिप्लॉइड कहलाएंगे, क्योंकि किससे बने हैं, तो एंडोस्पर्म से बने। ठीक है, तो ट्रिप्लॉइड है तो इसका मतलब n की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर, ये तो 2n होता है, रूट टिप की क्या होती है 2n इक्वल टू 42। अगर आप इसको निकालेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 21 आ जाएगी। तो n की वैल्यू 21 है तो 3n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 21 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, तो कितना आंसर हो जाएगा, 63 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, मार्क द इनकरेक्टली मैच। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर गलत है। पहला ऑप्शन गलत है, पेरिस्पर्म या ब्लैक पेपर, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कोकोनट वाटर, फ्लैशी फ्रूट गुआवा, पॉली एम्ब्रियोनी ओरोबैंके। तो ये 7वां क्वेश्चन है, और आपको मैं बता दूं पॉली एम्ब्रियोनी ओरोबैंके, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे सही है, ये ध्यान रखना इस चीज का, इसको याद कर लेना, एक ही क्वेश्चन से 4-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम गिवन एग्जांपल्स गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, हाउ मेनी आर फ्लैशी फ्रूट। आपको बताना है कि इनमें से कितने फ्लैशी फ्रूट्स हैं। तो आप कहोगे फ्लैशी कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो आप कहोगे सर जी हमारे पास यहाँ पे फ्लैशी जो फ्रूट है वो है मैंगो और ऑरेंज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 9, अब आपको ना एम्ब्रियो डेवलपमेंट बतानी है इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स की, वो भी करेक्ट सीक्वेंस आपको देखकर बतानी है कि कौन सी करेक्ट आपको सीक्वेंस नजर आ रही है।
तो याद रखिएगा पहले तो होता है प्रो एम्ब्रियो, फिर उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हर्ट में एम्ब्रियो और फिर मैच्योर एम्ब्रियो। तो ये इस तरीके से आपको याद करना है। तो पहला क्या आ जाएगा आपका प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हर्ट शेप एम्ब्रियो और फिर मैच्योर एम्ब्रियो क्या है आपको देखने को मिलता है डाइकोट वाले उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 अगर मैं देखूं यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूसेस, जो मेजॉरिटी है फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, सेल्फ इनकम्पैटिबल फ्लावर। तो कौन सा आंसर आ जाएगा भाई यहाँ पर? तो हमारा आंसर हो जाएगा कि मेजॉरिटी तो भैया बाइसेक्सुअल फ्लावर की होती है। किसकी होती है? बाइसेक्सुअल फ्लावर की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको गलत बताना है इनमें से कौन सा है कि फॉलोइंग इज ए कैस्टर कैन प्रिवेंट ऑटोगैमी नॉट गाइटोनोगैमी, या फिर कंपैटिबल पोलन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय पिस्टिल, या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कैन अकर इन अ मोनोसियस प्लांट विद ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या फिर पॉलिनेशन डज गारंटी द ट्रांसफर ऑफ ए राइट टाइप ऑफ द पोलन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि गलत है ना ये स्टेटमेंट फोर्थ वाली, पॉलिनेशन डज गारंटी द ट्रांसफर ऑफ ए राइट टाइप ऑफ द पोलन। जरूरी थोड़ी ना है कि दूसरे अलग अलग टाइप के भी पोलन वहां पे जा सकते हैं और वहां पे हो सकता है कि वो इनकम्पैटिबल भी हो जाए, ग्रो ना कर पाए, पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट आपको देखने को ना मिले। क्वेश्चन नंबर 12 है द फ्लावरिंग प्लांट्स एडेप्टेशन व्हिच एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो इज presence of diploid nucellus, डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट अकर प्रायर टू एम्ब्रियोजेनिक, या फिर प्रेजेंस ऑफ ए ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। कौन सा आंसर होगा इसके अंदर? इसमें आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट अकर प्रायर टू द एम्ब्रियोजेनिक। मतलब पहले डेवलपमेंट किसकी होगी? एंडोस्पर्म की, फिर उसके बाद की इसकी डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियोजेनिक क्या है आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें यहाँ, मैच द करेक्ट ऑप्शन, कैश्यू, एकिनी, करेक्टली मैच करना है भाई, मतलब आपको ये बताना कौन सा बिल्कुल सही मैच है। मेज, नॉन एल्ब्यूमिनस, ऑर्किड्स, लॉन्ग वाइबिलिटी सीड्स, एपोमिक्सिस, मैंगो। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा ऑर्किड, मतलब ऑर्किड के जो सीड्स है ना वो लंबे समय तक क्या होता है? वाइबल होता है। 14th क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन फीचर्स एपोमिक्सिस, स्पूटेलम, एंडोस्पर्मस सीड्स, मोनोओवलरी, ओवरी, डबल फर्टिलाइजेशन, हाउ मेनी कैन बी प्रेजेंट इन ए ग्रासेस। तो कितने ग्रासेस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, है ना? तो ग्रासेस में आपको कितने यहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो आप कहेंगे स्पूटेलम होता है, बिल्कुल जी होता है, ठीक है। इसके अलावा मोनोओवलरी ओवरी आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल देखने को मिलेगी। क्या डबल फर्टिलाइजेशन होता है? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 ऑप्शंस क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, मतलब लास्ट स्लाइड है हमारी आज की, और इस लास्ट स्लाइड के अंदर आपको ये कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 18 तक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम, इन फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोसेस ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कैन प्रिवेंट। तो ये कई बार बता चुका हूं, क्या ये ऑटोगैमी, गाइडोनोगैमी, जीनोगैमी या फिर बोथ वन एंड बी। तो आपको बता दूं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कैन प्रिवेंट, तो आप कहें किससे बचाया जा सकता है ना? तो 15वें का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बोथ ए 1 एंड 2, मतलब ऑटोगैमी और गाइटोनोगैमी से बचाएंगे। अगर इससे बचा दिया तो इसका मतलब रिसेसिव करेक्टर नहीं बनेंगे, रिसेसिव करेक्टर नहीं बनेंगे तो इसका मतलब आपकी जो सीड की जो प्रोडक्शन है वो बाधित नहीं होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, टू सस्टेन एनिमल विजिट्स रेगुलरली रिवार्ड्स कैन बी ऑल एक्सेप्ट एडिबल नेक्टर, सेफ प्लेस टू ले एग्स, एडिबल पोलन या फिर फ्रेग्रेंस। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सेफ प्लेस टू द ले एग्स, ये ध्यान रखिए, इसका ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच पेयर ऑफ टिश्यू इज जेनेटिकली आइडेंटिकल इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो सीड कोट एंड एपिकोटाइल्स, एल्यूरोन लेयर एंड कॉटिलिडन्स, या फिर जेनेटिव सेल एंड एंटीपोडल्स, न्यूसेलस एंड टैप्टम। आंसर क्या होगा यहाँ पर? जेनेटिव सेल एंड एंटीपोडल। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, मार्क द इनकरेक्टली मैच, है ना? क्लिस्टोगैमस फ्लावर, कॉमेलिना, ये तो ठीक है। वाटर पॉलिनेशन हाइड्रिला, ये भी ठीक है। एनिमोफिली अमोर्फोफेलस, नहीं ये गलत हो गया, है ना? एंटोमोफिली यूका प्लांट, ये ठीक था। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का हमारा सेशन था, और आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा हो या आपको लगा हो कि आपका इसमें बेनिफिट हो सकता है जितना मैंने आपको बताया है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर
अगर मान लीजिए प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है तो इवन आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा हो जाएगा। आप लोगों को मेरी इच्छा है कि आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा करें, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका डाउटफुल रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में सवाल जवाब कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई ये जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, अच्छी है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि भाई वीडियो कैसी बनी और कैसी नहीं बनी है ना। तो फिर मुलाकात होगी जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।